ओरोबोरस। यह नाम अब अनिका की रातों की नींद और दिन का चैन बन चुका था। यह उसके दिमाग में एक प्रतिध्वनि की तरह गूंजता था, एक ऐसा रहस्य जो वर्धमान की साजिशों और शूरसेन के विद्रोह से कहीं ज्यादा गहरा और व्यक्तिगत था। वह अब सिर्फ एक राजनीतिक शतरंज की बिसात पर एक मोहरा नहीं थी, वह एक ऐसे खेल में उलझ गई थी जिसमें एक और अदृश्य खिलाड़ी मौजूद था, एक ऐसा खिलाड़ी जो इस दुनिया के नियमों से नहीं खेल रहा था। पिस्तौल बनाने वाला वह यहीं था, इसी शहर में, शायद इन्हीं गलियों में सांस ले रहा था जहां से उसकी पालकी गुजरती थी। क्या वह भी एक काल का कैदिया था? क्या वह दोस्त था या एक और भी खतरनाक दुश्मन? यह सवाल अनिका को अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। उसे लगा जैसे वह किसी और के अस्तित्व की परछाई में जी रही हो और उस परछाई का मालिक अब धीरे धीरे उसकी ओर मुड़ रहा था। दरबार की उस रात के बाद राजकीय विज्ञान परिषद में अनिका का दर्जा बदल गया था। वह अब सिर्फ एक विलक्षण कैदी नहीं थी जिसे वर्धमान ने खोजा था। वह विक्रम सिन्हा थी, महाराज द्वारा प्रशंसित दिव्य दृष्टि वाला युवक। विद्वान अब उसे सम्मान और भय के मिले जुले भाव से देखते थे। सोमकीर्ति का व्यवहार तो लगभग पूजा जैसा हो गया था, यहाँ तक कि उसके अपने पहरेदारों की नजरों में भी अब एक नई तरह की सतर्कता थी, जैसे वे किसी अनमोल लेकिन अस्थिर खजाने की रक्षा कर रहे हों। लेकिन यह नया सम्मान एक नया बंधन भी था। वर्धमान की नजरें अब उस पर पहले से भी ज्यादा थीं। एक दोपहर उसे फिर से वर्धमान के अध्ययन कक्ष में बुलाया गया। इस बार माहौल अलग था। वर्धमान ने कोई भूमिका नहीं बांधी। तुम्हारी दिव्य दृष्टि ने दरबार में बहुत प्रभाव डाला है विक्रम, उसने अपनी मेज पर रखे एक नक्शे पर उंगली फेरते हुए कहा। महाराज इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने सौराष्ट्र और कलिंग दोनों की सीमाओं पर सेना की तैनाती और निगरानी बढ़ाने का आदेश दिया है। अनिका चुप रही। उसे नहीं पता था कि यह प्रशंसा थी या चेतावनी, लेकिन वर्धमान ने अपनी नजरें नक्शे से उठाकर सीधे अनिका की आंखों में डाली। मैं तुम्हारी उस दूसरी कहानी में ज्यादा रुचि रखता हूं, तुम्हारी वह गुप्त मुखबिर वाली कहानी। उसकी आवाज में जरा भी संदेह नहीं था, सिर्फ एक ठंडी व्यापारिक उत्सुकता थी। चूंकि तुम्हारा मुखबिर दरबार में इतनी गहरी पैठ रखता है, तो मैं चाहता हूं कि तुम उसका उपयोग करो। मुझे सेना अमात्य शूरसेन की हर गतिविधि की जानकारी चाहिए। मुझे संदेह है कि वह सीमा पर बढ़ते तनाव का उपयोग अपनी व्यक्तिगत शक्ति और सेना को बढ़ाने के लिए कर रहा है। कि एक सीधा घातक आदेश था। अनिका का खून जम गया। ये एक असंभव जाल था। उसे अपने असली सहयोगी के बारे में, अपने सबसे बड़े दुश्मन के लिए एक ऐसे जासूस के माध्यम से जानकारी बनानी थी। ये एक ऐसा झूठ था जिसकी कोई बुनियाद ही नहीं थी। जैसा आप कहें प्रधानाचार्य, उसने अपनी आवाज को स्थिर रखते हुए कहा। मैं प्रयास करूंगा। उस दिन अनिका को पहली बार एहसास हुआ कि वह पूरी तरह से फंस चुकी है। उसे एक रास्ता खोजना ही होगा, और वह रास्ता सिर्फ एक ही नाम की ओर जाता था, ओरोबोरस। उसने खुद को परिषद के विशाल पुस्तकालय में झोंक दिया। पहरेदारों की नजरों के नीचे वह घंटों तक पुराने ग्रंथों, प्रशासनिक रिकॉर्ड्स और कीमिया की पांडुलिपियों का अध्ययन करती। वह सोमकीर्ति से कहती कि वह अपने दिव्य ज्ञान को इस दुनिया के स्थापित ज्ञान के साथ जोड़ने का प्रयास कर रही है, ताकि वह और भी प्रभावी हो सके। वह असल में एक भूत की तलाश कर रही थी, एक ऐसा विद्वान, एक ऐसा आविष्कारक जिसका काम इस युग के साथ मेल न खाता हो। उसने हफ्तों तक धूल भरी पांडुलिपियों को छाना, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। और फिर एक दिन उसे वह मिल गया। वह सोमकीर्ति के साथ कीमिया पर एक बहुत ही दुर्लभ और विवादास्पद ग्रंथ का अध्ययन कर रही थी। ग्रंथ में धातुओं को बदलने के सिद्धांतों का वर्णन था। एक पृष्ठ के निचले कोने में एक छोटा सा फुटनोट था, जिसे बाद में किसी और विद्वान ने अपनी लिखावट में जोड़ा था। फुटनोट में लिखा था, इस सिद्धांत की एक प्रतिध्वनि परिषद के एक पूर्व सदस्य के कार्यों में भी मिलती है, जिसे उसके विधर्मी और खतरनाक विचारों के कारण 20 वर्ष पूर्व निष्कासित कर दिया गया था। वह स्वयं को वह जो अपनी पूंछ स्वयं खाता है कहता था और मानता था
कि पदार्थ ऊर्जा का ही एक रूप है जिसे मुक्त किया जा सकता है। उसे अंतिम बार नगर के पुराने शिल्पी विहार में अपनी कार्यशाला स्थापित करते हुए देखा गया था। वह जो अपनी पूंछ स्वयं खाता है। अनिका की उंगलियां ठंडी पड़ गईं। ये ओरोबोरस का शाब्दिक अनुवाद था। उसे एक सुराग मिल गया था। ओरोबोरस असली था। उसका परिषद के साथ एक इतिहास था और उसका एक संभावित ठिकाना भी था, शहर का पुराना शिल्पी विहार। वो उस रात सो नहीं पाई। उसके पास एक पता था, लेकिन उस तक पहुंचना चांद पर पहुंचने जैसा था। वह एक ऐसी कैदी थी जिसे अपनी नाक खुजाने के लिए भी अनुमति की आवश्यकता थी। वह वर्धमान की 24 घंटे की निगरानी से बचकर शहर के दूसरे हिस्से में कैसे जा सकती थी। उसे लगा जैसे वह एक बंद कमरे में है जिसकी दीवारें हर पल उस पर और कसती जा रही हैं। तभी उसके कक्ष के दरवाजे पर हल्की सी खटखटाहट हुई। यह वही युवा सेवक था जो रात में अंतिम बार सफाई के लिए आया था। उसका चेहरा आज पहले से भी ज्यादा पीला और डरा हुआ था। वह चुपचाप अपना काम करने लगा, लेकिन अनिका महसूस कर सकती थी कि वह कुछ कहना चाहता है। जब वह अनिका के पास से गुजरा तो उसने तेजी से एक छोटी कसकर मुड़ी हुई पर्ची उसकी ओर बढ़ाई। अनिका ने उसे लेने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि एक लोहे की पकड़ ने उस युवा सेवक की कलाई को भींच लिया। यह अनिका के 2 पहरेदारों में से एक था, वह जो हमेशा ज्यादा शांत और ज्यादा सतर्क रहता था। वह अपनी जगह पर ऊँघता हुआ लग रहा था, लेकिन उसकी आंखें किसी बाज की तरह खुली हुई थीं। ये क्या है? पहरेदार की आवाज किसी बर्फीले चाबुक की तरह कमरे की खामोशी में पड़ी। सेवक डर के मारे कांपने लगा। उसके हाथ से पर्ची छूटकर जमीन पर गिर गई। अनिका और पहरेदार के ठीक बीच में वह छोटा सा कागज का टुकड़ा जिस पर शायद उसकी आजादी की कोई उम्मीद लिखी थी, अब एक ऐसे बम की तरह जमीन पर पड़ा था जो किसी भी पल फट सकता था। गुप्त संदेशों का खेल खत्म हो चुका था। समय जम गया। कमरे की हवा में सिर्फ 3 चीजें थीं: पहरेदार की लोहे जैसी पकड़, सेवक के चेहरे पर मौत का भय और जमीन पर पड़ा कागज का वह छोटा सा टुकड़ा। वह कागज नहीं, एक खंजर था जो अनिका की पूरी कहानी को, उसके पूरे अस्तित्व को एक ही पल में चीरने के लिए तैयार था। पहरेदार, जिसका नाम शायद ही किसी ने जानने की जहमत उठाई थी, लेकिन जिसकी सतर्कता किसी भी दीवार से ज्यादा मजबूत थी, ने अपनी पकड़ ढीली नहीं की। उसकी आंखें सेवक को घूर रही थी, लेकिन उसका पूरा ध्यान जमीन पर पड़ी उस पर्ची पर था। उठाओ इसे, पहरेदार ने अपनी बर्फीली आवाज में आदेश दिया। सेवक डर के मारे कांपता हुआ नीचे झुका। उसकी उंगलियां जमीन से उस पर्ची को उठाने में कई बार असफल हुईं। आखिरकार उसने उसे उठाया और एक कांपते हुए हाथ से पहरेदार की ओर बढ़ा दिया। अनिका का दिमाग 1000 दिशाओं में दौड़ रहा था। वह भाग नहीं सकती थी, वह लड़ नहीं सकती थी। उसके पास सिर्फ शब्द थे, और वे शब्द अब एक ऐसे व्यक्ति के सामने बेमानी लग रहे थे जो सिर्फ आदेशों की भाषा समझता था। उसे अपनी आधुनिक दुनिया की याद आई। एक गलत संदेश डिलीट, एक लीक हुई ईमेल सर्वर से हटा दो। लेकिन यहाँ सत्य स्याही से लिखा गया था, कागज पर कैद था, और एक बार देख लिए जाने के बाद उसे वापस नहीं लिया जा सकता था। उसे एक भयानक असहाय हताशा महसूस हुई। काश मैं इस कागज को जला पाती, इसे शून्य में गायब कर पाती। लेकिन वह सिर्फ खड़ी होकर देख सकती थी, जैसे कोई अपनी मौत का फरमान पड़े जाने का इंतजार कर रहा हो। पहरेदार ने पर्ची खोली। उसकी आंखों ने लिखे हुए शब्दों को धीरे धीरे पढ़ा। कमरे में इतनी खामोशी थी कि पर्ची के खुलने की हल्की सी चरमराती आवाज भी किसी धमाके की तरह गूंजी। अनिका ने पर्ची के शब्दों को मन में दोहराया। ओरोबोरस, अमानत इस दुनिया की नहीं है, ये सब खत्म हो गया था। ये ऐसे शब्द थे जिनकी कोई भी तार्किक व्याख्या नहीं हो सकती थी। पहरेदार ने पर्ची पढ़ ली। उसने एक बार सेवक को देखा और फिर उसकी ठंडी खोजी आंखें आकर अनिका पर टिक गई। उसकी आंखों में कोई सवाल नहीं था, कोई आश्चर्य नहीं था, सिर्फ एक ठंडी अंतिम निश्चितता थी। तुम दोनों, उसने कहा। उसकी आवाज में कोई भावना नहीं थी। मेरे साथ प्रधान आचार्य के पास चलोगे? अभी यह अंतिम वाक्य था, खेल खत्म। लेकिन तभी अनिका के भीतर कुछ टूटा, या शायद कुछ जुड़ा।
डर की जगह एक ठंडी बर्फीली शांति ने ले ली। ये वही शांति थी जो उसने दरबार में महाराज के सामने महसूस की थी। ये विक्रम सिन्हा की शांति थी, एक ऐसे खिलाड़ी की शांति जो जानता था कि जब सारे मोहरे गिर रहे हों तब राजा को खुद चलना पड़ता है। रुको, अनिका ने कहा। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन उसमें एक ऐसा अधिकार था जिसने पहरेदार के कदमों को एक पल के लिए रोक दिया। पहरेदार ने उसे घूर कर देखा। यह प्रधान आचार्य का आदेश है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत उन्हें दी जाए, और तुम एक ऐसी सूचना उन्हें देने जा रहे हो जिसे समझने की क्षमता तुम्हारे पास नहीं है, अनिका ने कहा। उसकी आवाज में जरा भी घबराहट नहीं थी। और ऐसा करके तुम न सिर्फ राज्य की सुरक्षा को खतरे में डालोगे, बल्कि स्वयं प्रधान आचार्य के क्रोध का पात्र भी बनोगे। ये एक अविश्वसनीय जुआ था, लेकिन उसके पास खेलने के लिए और कुछ बचा भी नहीं था। पहरेदार की आंखों में एक पल के लिए दुविधा झलकी। अनिका ने उसे एक पल को पकड़ लिया। वह आगे बढ़ी और सेवक के हाथ से पर्ची ले ली, जैसे वह उसकी अपनी संपत्ति हो। तुम इसे एक गुप्त संदेश समझ रहे हो, उसने पर्ची को देखते हुए कहा। लेकिन ये एक गुप्त संदेश नहीं है, ये एक चेतावनी है। एक ऐसी चेतावनी जो मेरे उसी गुप्त मुखबिर ने मुझे भेजी है, जिसके बारे में मैंने प्रधान आचार्य को बताया था। पहरेदार की भौहें तन गईं। चेतावनी? हाँ, अनिका ने कहा। अब वह पूरी तरह से विक्रम सिन्हा के किरदार में थी, कहानी को हवा में से बुनते हुए। प्रधान आचार्य को संदेह था कि सेना अमात्य शूरसेन राज्य के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। वे गलत थे। वह रुकी, अपने शब्दों को और वजन देते हुए। साजिश शूरसेन से भी कहीं ज्यादा बड़ी और गहरी है। एक तीसरा पक्ष है, एक अदृश्य शत्रु। मेरा मुखबिर उसी के बारे में मुझे सूचित कर रहा था। उसने पर्ची को पहरेदार की आंखों के सामने किया। ये देखो, उरोबोरस, इसका क्या मतलब है? पहरेदार ने पूछा। यह उस साजिश के सरगना का सांकेतिक नाम है, अनिका ने आत्मविश्वास से कहा, जैसे वह यह नाम सालों से जानती हो। एक ऐसा व्यक्ति जो इस राज्य को भीतर से खोखला कर रहा है, जैसे एक सांप अपनी ही पूंछ खाकर खुद को नष्ट कर लेता है। पहरेदार की आंखों में अब भी संदेह था, लेकिन वह सुन रहा था। और यह, अनिका ने पर्ची के अंतिम हिस्से की ओर इशारा किया, वह चीज इस दुनिया की नहीं है। मेरा मुखबिर उस अमानत के बारे में नहीं बता रहा, वह इस साजिश की प्रकृति के बारे में बता रहा है। वह कह रहा है कि उरोबोरस की योजना इतनी भयानक और अमानवीय है कि वह इस दुनिया की लग ही नहीं सकती। वह राज्य को इस तरह से नष्ट करना चाहता है जैसा किसी ने कभी सोचा भी ना हो। यह झूठ इतना शानदार था, इतना संपूर्ण था कि वह लगभग सच लगने लगा था। इसने हर टुकड़े को एक नई तस्वीर में जोड़ दिया था। सेवक, जो अब तक डर से कांप रहा था, अब अपनी आंखों में आश्चर्य भरकर अनिका को देख रहा था। उसे लग रहा था जैसे वह किसी देवता को एक नई सृष्टि की रचना करते हुए देख रहा हो। लेकिन पहरेदार एक सैनिक था, वह कहानियों से प्रभावित नहीं होता था। अगर यह सच है, उसने अपनी कठोर आवाज में कहा, तो इसे प्रधान आचार्य को ही तय करने देना चाहिए। मेरा कर्तव्य सूचना पहुंचाना है, और अगर तुम यह अधूरी सूचना लेकर गए, अनिका ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, तो उरोबोरस सतर्क हो जाएगा। वह जान जाएगा कि हम उसके कितने करीब पहुंच चुके हैं। प्रधान आचार्य की पूरी जांच, उनका पूरा जाल एक ही पल में नष्ट हो जाएगा। क्या तुम इसकी जिम्मेदारी लेना चाहते हो? क्या तुम प्रधान आचार्य को यह बताना चाहते हो कि तुम्हारी एक छोटी सी गलती ने राज्य के सबसे बड़े दुश्मन को भागने का मौका दे दिया? उसने अपना अंतिम दांव खेला था। उसने पहरेदार के कर्तव्य को उसी के खिलाफ इस्तेमाल कर लिया था। पहरेदार की पकड़ सेवक की कलाई पर ढीली पड़ गई। उसके चेहरे पर एक गहरा आंतरिक संघर्ष चल रहा था। वह अपने आदेशों, अपनी वफादारी और इस दिव्य ज्ञानी के भयानक तर्क के बीच फंस गया था। वह अनिका की आंखों में देख सकता था कि वह झूठ नहीं बोल रही थी, या कम से कम वह इतनी कुशलता से अभिनय कर रही थी कि सच और झूठ का फर्क मिट चुका था। उसने एक लंबी गहरी सांस ली। उसने अपना हाथ नीचे कर लिया। उसने अनिका के हाथ से पर्ची नहीं ली। उसने सेवक को जाने का इशारा किया। सेवक, जिसे अपनी जान वापस मिल गई थी, बिना एक पल घुमाए कमरे से बाहर भागा।
अब कमरे में सिर्फ अनिका और पहरेदार थे। पहरेदार ने एक आखिरी बार अनिका को देखा। उसकी आंखों में अब कोई भाव नहीं था। मेरा कर्तव्य आपकी सुरक्षा करना है, उसने अपनी उसी सपाट आवाज में कहा, और यह सुनिश्चित करना कि आप परिषद से बाहर किसी से संपर्क न करें। वह मुड़ा और कमरे के दरवाजे पर वापस अपनी जगह पर जाकर खड़ा हो गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अनिका अकेली रह गई। उसके हाथ में कागज का वह टुकड़ा था जो अब खंजर नहीं, बल्कि एक नया और भी खतरनाक मायाजाल बन चुका था। वह बच गई थी, लेकिन उसने खुद को बचाने के लिए एक ऐसे भूत को जन्म दे दिया था जो शायद असलियत से भी ज्यादा खतरनाक था। उसने वर्धमान को एक नया दुश्मन दे दिया था, ओरोबोरस, और अब वर्धमान उसे उस भूत का शिकार करने के लिए भेजेगा। सफलता का भ्रम सबसे बड़ा छलावा है। वह आपको विश्वास दिलाता है कि आप उड़ रहे हैं, जबकि आप बस एक ऊंचे पिंजरे में कैद होते हैं, प्रधानाचार्य वर्धमान की निजी दैनंदिनी से। जीत, ये शब्द अनिका के मुंह में राख जैसा स्वाद छोड़ रहा था। वह पहरेदार के सामने अपनी बुनी हुई कहानी के जाल में सुरक्षित थी, लेकिन यह एक ऐसी जीत थी जिसने उसे और भी गहरे दलदल में ढकेल दिया था। वह अपने भव्य कक्ष में अकेली थी, लेकिन उसे दीवारों में भी वर्धमान की आंखें और हवा में भी उसके जासूसों की सांसें महसूस हो रही थीं। उसने बिस्तर के नीचे से उस ठंडी भारी पिस्तौल को निकाला। उरोबोरस, एक व्यक्ति का नाम, एक ऐसा व्यक्ति जिसने यह चीज बनाई थी। अनिका ने पिस्तौल के जटिल मैकेनिज्म को देखने की कोशिश की, उसकी फ्लिंटलॉक प्रणाली को समझने का प्रयास किया। उसे फिल्मों और किताबों की धुंधली सी छवियां याद आईं, लेकिन कोई ठोस जानकारी नहीं। एक तीव्र असहाय हताशा ने उसे जकड़ लिया। गूगल, उसके दिमाग में यह शब्द एक चीख की तरह गूंजा। बस एक बार गूगल सर्च, हाउ डज अ फ्लिंटलॉक पिस्टल वर्क? 5 सेकंड, मुझे सिर्फ 5 सेकंड चाहिए होते। वह अपनी मुट्ठियों को भींच कर रह गई। उसका आधुनिक ज्ञान, जो अब तक उसकी सबसे बड़ी ताकत था, अब उसे उसकी सबसे बड़ी कमजोरी का एहसास करा रहा था। वह एक ऐसे युग में थी जहां जानकारी सोने से भी ज्यादा कीमती थी, और वह ज्ञान के सबसे बड़े महासागर से एक बूंद भी नहीं ले सकती थी। वह एक ऐसी दुनिया में फंस गई थी जहां हर समस्या का समाधान उसे अपनी अधूरी याददाश्त और टूटी फूटी जानकारी के टुकड़ों से ही गढ़ना था। यह हताशा उसके डर से कहीं ज्यादा तकलीफदेह थी। अगली सुबह, जैसा कि उसे अंदेशा था, बुलावा आ गया। प्रधान आचार्य वर्धमान के अध्ययन कक्ष में इस बार कोई नाटक नहीं था। वर्धमान अपनी मेज पर बैठा था और उसके सामने मेज पर वह छोटी सी पर्ची रखी थी जिसे पहरेदार ने पकड़ा था। मैंने तुम्हारे पहरेदार से बात की, वर्धमान ने बिना किसी भूमिका के कहा। उसने मुझे सब कुछ बताया, तुम्हारी उरोबोरस की कहानी और तुम्हारी अमानवीय साजिश की चेतावनी। अनिका ने अपनी सांस रोक ली। यह एक दिलचस्प कहानी है विक्रम, वर्धमान ने कहा। उसकी आंखों को पढ़ना नामुमकिन था, इतनी दिलचस्प कि मैंने इस पर विश्वास करने का फैसला किया है। उसने पर्ची को अपनी उंगलियों से उठाया और उसे एक मोमबत्ती की लौ में जला दिया। कागज एक पल में मुड़ा, काला पड़ा और राख में बदल गया। अब, वर्धमान ने कहा, जैसे वह किसी शतरंज के खेल में अपनी अगली चाल चल रहा हो, ये राज्य सिर्फ तुम, मैं और शायद तुम्हारा वह वफादार पहरेदार जानते हैं, और यह ऐसा ही रहेगा। वह अपनी कुर्सी पर आगे की ओर झुका। उसकी आंखों में एक नई शिकारी जैसी चमक थी। तुमने राज्य पर मंडरा रहे एक नए खतरे को उजागर किया है विक्रम, और अब तुम ही उसे समाप्त करोगे। मैं तुम्हें यह कार्य सौंपता हूं। उरोबोरस को ढूंढ निकालो, उसका असली नाम, उसका ठिकाना, उसकी योजना, सब कुछ। उसने हाथ से एक इशारा किया। तुम्हें परिषद के हर ग्रंथ, हर रिकॉर्ड तक पहुंच दी जाएगी। तुम उन सभी पुराने मामलों की फाइलें देख सकते हो जिन्हें बंद कर दिया गया है। तुम्हें हर संसाधन मिलेगा। ये एक प्रस्ताव नहीं था, ये एक आदेश था, एक ऐसा आदेश जिसका पालन न करने का मतलब मौत था। और हाँ, वर्धमान ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा, तुम्हारे पास अगली पूर्णिमा तक का समय है।
अगर तब तक तुम मुझे उरोबोरस के बारे में कोई ठोस सुराग नहीं दे पाए, तो मुझे यह मानना पड़ेगा कि तुम्हारी कहानी सिर्फ एक कहानी थी, और मैं धोखेबाजों के साथ क्या करता हूँ ये तुम अच्छी तरह जानते हो। अनिका का दिमाग सुन्न हो गया। उसने एक झूठ बोला था, और अब उसे उस झूठ को सच साबित करना था। उसने एक भूत को जन्म दिया था, और अब उसे उस भूत को पकड़ कर लाना था। अगले कई दिन एक धुंध में बीते। वह वर्धमान के आदेश के अनुसार पुस्तकालय में बंद रहती। वह पुराने प्रशासनिक रिकॉर्ड्स के पन्ने पलटती, उन धूल भरी फाइलों को पढ़ती जिनमें दशकों पुराने अपराधों और विवादों का जिक्र था। पहरेदार एक परछाई की तरह उसके साथ रहते, लेकिन अब उनकी उपस्थिति में एक नई उत्सुकता थी, जैसे वे भी इस रहस्यमयी जासूसी का हिस्सा हों। अनिका असल में कोई सुराग नहीं ढूंढ रही थी। उसके पास पहले से ही एक सुराग था, पुस्तकालय के उस ग्रंथ का फुटनोट। पुराना शिल्पी विहार, उसे वहां जाना था, लेकिन कैसे? ये पिंजरा अब पहले से भी ज्यादा मजबूत था। वह जानती थी कि उसे कुछ ऐसा करना होगा जो अप्रत्याशित हो, जो वर्धमान के तर्क और योजना से परे हो। उसे एक ऐसी स्थिति पैदा करनी थी जहां उसे इस पिंजरे से बाहर ले जाना उनकी मजबूरी बन जाए। और तब उसे एक विचार आया, एक खतरनाक आत्मघाती विचार। परिषद की प्रयोगशाला में जड़ी बूटियों का अध्ययन करते समय उसने एक बहुत ही दुर्लभ पौधे के बारे में पढ़ा था, सर्पगंधा। ये एक शक्तिशाली औषधि थी, लेकिन ग्रंथ में एक चेतावनी भी लिखी थी। अगर इसकी जड़ों को एक विशेष काले रंग के खनिज के साथ मिलाया जाए तो ये एक धीमा तंत्रिका तंत्र पर असर करने वाला विष बन जाता था। इसके लक्षण थे मांसपेशियों में तीव्र ऐंठन, सांस लेने में कठिनाई और त्वचा का नीला पड़ना। और ग्रंथ में यह भी लिखा था कि इस विष का एकमात्र झात तोड़ एक और भी दुर्लभ जड़ी बूटी थी, संजीवनी मूल, जो सिर्फ विदिशा के उत्तर में पुराने शिल्पी विहार के पास की पथरीली पहाड़ियों पर ही उगती थी। योजना उसके दिमाग में आकार लेने लगी। ये एक ऐसा जुआ था जिसमें उसकी अपनी जान दांव पर थी। अगले कुछ दिनों में उसने बड़ी चतुराई से दोनों सामग्री इकट्ठा की। उसने एक पहरेदार के सामने ही यम पाषाण को यह कहकर पीस लिया कि वह एक नई तरह की काली स्याही बना रही है, और सर्पगंधा की जड़ें उसे एक औषधीय प्रयोग के बहाने आसानी से मिल गईं। पूर्णिमा में अब सिर्फ 5 दिन बचे थे। उस रात अपने कक्ष के एकांत में उसने एक छोटी सी ओखली में दोनों चीजों को मिलाया। एक तीखी कड़वी गंध उठी। उसने उस मिश्रण की एक चुटकी भर मात्रा उठाई। ये बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए, बस इतनी कि लक्षण पैदा हो सके। अगर मात्रा जरा भी ज्यादा हुई तो कोई संजीवनी मूल उसे बचा नहीं पाएगी। उसने उस काले पाउडर को एक छोटी सी पानी की कटोरी में घोला। रात के अंधेरे में वह छोटा सा कटोरा किसी विष के प्याले जैसा लग रहा था। अनिका ने उसे अपने होठों तक पहुंचाया। उसके हाथ कांप रहे थे। ये पागलपन था। वह खुद को जहर देने जा रही थी, इस उम्मीद में कि उसके दुश्मन ही उसे उसके इलाज तक ले जाएंगे। एक ऐसा इलाज जो उसे उस एकमात्र सुराग के पास पहुंचा सकता था जो उसके पास था। उसने अपनी आंखें बंद की। उसे अपनी माँ का चेहरा याद आया, अपनी मुंबई की बारिश याद आई, अपने खोए हुए जीवन की एक झलक कौंधी, और फिर उसने वह प्याला पी लिया। शुरुआत में कुछ नहीं हुआ, लेकिन कुछ मिनटों बाद उसकी उंगलियों में एक हल्की सी झुंझुनी शुरू हुई। फिर उसकी सांसें भारी होने लगी। उसके पेट में एक तेज ऐंठन उठी और उसे लगा जैसे उसकी मांसपेशियों को कोई अदृश्य हाथ बेरहमी से मरोड़ रहा हो। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर अपने हाथ से पानी का एक जग जमीन पर गिरा दिया। जोरदार धमाके की आवाज सुनकर पहरेदार दरवाजा तोड़ते हुए अंदर भागे। उन्होंने जो देखा उससे उनकी आंखें डर से फैल गईं। विक्रम सिन्हा, परिषद का दिव्य ज्ञानी, जमीन पर पड़ा तड़प रहा था। उसका चेहरा नीला पड़ रहा था और उसके मुंह से झाग निकल रहा था। पिंजरे का दरवाजा खुल चुका था, लेकिन उसकी कीमत उसकी अपनी सांसें थीं। अराजकता, यही वह पहला शब्द था जिसने राजकीय विज्ञान परिषद की अनुशासित खामोशी को चीर दिया। विक्रम सिन्हा का भव्य कक्ष एक युद्ध क्षेत्र में बदल चुका था। 2 पहरेदार जिन्होंने अपनी जिंदगी कठोर अनुशासन में बिताई थी, घबराहट में एक दूसरे को आदेश दे रहे थे। एक पानी लाने के लिए भागा, दूसरा
जोर जोर से चिल्लाकर मदद के लिए पुकारने लगा। अनिका जमीन पर पड़ी थी। उसका शरीर एक भयानक अनियंत्रित लय में ऐंठ रहा था। यह अभिनय नहीं था, विष अपना काम कर रहा था। हर सांस एक संघर्ष थी और उसकी मांसपेशियों में उठती हुई तेज लहरें उसे लगभग बेहोश कर रही थी। लेकिन दर्द के इस कोहरे के बीच उसका दिमाग एक ठंडी स्पष्ट लौ की तरह जल रहा था। योजना काम कर रही थी। आचार्य सोमकीर्ति दौड़ते हुए कमरे में दाखिल हुए। उनके पीछे पीछे परिषद के कुछ और विद्वान भी थे। जब उन्होंने जमीन पर पड़े विक्रम को देखा तो उनके चेहरे का रंग उड़ गया। हट जाओ, वे चीखे, पहरेदारों को एक तरफ धकेलते हुए। वे विक्रम के पास घुटनों के बल बैठ गए। उनकी अनुभवी उंगलियों ने तुरंत उसकी नब्ज टटोली, उसकी नीली पड़ती त्वचा को देखा और उसके मुंह से निकल रहे झाग पर नजर डाली। विष! सोमकीर्ति की आवाज में एक भयानक निश्चितता थी। इसे जहर दिया गया है, एक पहरेदार ने कहा। यह असंभव है। हम पूरे समय दरवाजे पर थे, कोई अंदर नहीं आया। लेकिन सोमकीर्ति उसे सुन नहीं रहे थे। उन्होंने अनिका के पास बिखरे हुए पानी के कटोरे को उठाया और उसे सूंघा। एक तीखी कड़वी गंध। उन्होंने पास में रखी जड़ी बूटियों की ट्रे पर नजर डाली। उनकी आंखें एक पल में सर्पगंधा की सूखी जड़ों और यम पाषाण के काले चूर्ण पर टिक गईं। उनकी आंखों में समझ और खौफ एक साथ कौंधा। हे देव, ये तो सर्पगंधा और यम पाषाण का मिश्रण है। ये एक ऐसा विष है जिसका कोई... वे कहते कहते रुक गए। उनकी याददाश्त के गलियारों में एक पुराना भूला हुआ ग्रंथ कौंधा, सिवाय एक के। क्या इसका कोई तोड़ है? एक पहरेदार ने उत्सुकता से पूछा। हाँ, सोमकीर्ति ने कहा। उनके चेहरे पर आशा की एक किरण उभरी। संजीवनी मूल, एक दुर्लभ जड़ी बूटी जो सिर्फ... वे फिर रुके और उनकी आशा एक बार फिर निराशा में बदल गई। जो सिर्फ नगर के उत्तर में पुराने शिल्पी विहार के पास की पथरीली पहाड़ियों पर ही मिलती है। उसी क्षण प्रधान आचार्य वर्धमान कमरे में दाखिल हुए, एक गरजते हुए तूफान की तरह। उनका चेहरा क्रोध और अविश्वास से तमतमा रहा था। मेरी निगरानी में, मेरे परिषद के भीतर? उनकी आवाज किसी चाबुक की तरह पड़ी। ये कैसे हुआ? सोमकीर्ति ने उन्हें पूरी स्थिति समझाई। विष और उसका एकमात्र दूरस्थ इलाज। वर्धमान का दिमाग एक तेज गति से चल रहा था। क्या यह एक हमला था? क्या किसी दुश्मन ने उसके सबसे कीमती हथियार को नष्ट करने की कोशिश की थी? या यह विक्रम का ही कोई नया खतरनाक खेल था? लेकिन इन सवालों का समय नहीं था। विक्रम मर रहा था और उसके साथ वर्धमान की महाराज के सामने अपनी स्थिति को और मजबूत करने की सारी योजनाएं भी मर रही थीं। एक दल भेजो, उसने अपने अंगरक्षकों के सरदार को आदेश दिया। अभी सबसे तेज घोड़े लो और वह